नमस्ते और इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारत के एयरपोर्ट लाउंज की। मतलब जो एयरपोर्ट पर वो खास वेटिंग एरिया होते हैं। आजकल हवाई यात्रा काफ़ी बदल गई है और एयरपोर्ट की सुविधाएं भी, खासकर ये लाउंज वाला मामला। आपने भी शायद महसूस किया होगा, पिछले कुछ टाइम से थोड़ी गहमा गहमी सी है इस एरिया में, खासतौर पे अडानी ग्रुप और ड्रीम फोक्स सर्विसेज के बीच। हाँ बिल्कुल, काफी कुछ चल रहा है। तो हमारे पास इस पर कई तरह की रिपोर्ट्स हैं, कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स, कंपनियों के बयान भी हैं, इंडस्ट्री एनालिसिस है और कुछ इंटरेस्टिंग लोगों के अनुभव भी हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि ये पूरा मामला समझें। मतलब पहले ये लॉन्च का सिस्टम कैसे चलता था, ड्रीम फोक्स जैसी कंपनी कैसे इतनी बड़ी बन गई, फिर ये अडानी ग्रुप क्यों आया इस बिजनेस में, और अब इन दोनों के बीच क्या चल रहा है असल में, और सबसे जरूरी, हम जैसे यात्रियों के लिए इसका क्या मतलब है। बिल्कुल, बहुत जरूरी सवाल है ये। अच्छा, तो चलिए खोलते हैं इसे परत दर परत। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये एयरपोर्ट लाउंज होते क्या हैं। मतलब आम वेटिंग एरिया से अलग हैं ये, है ना? हाँ बिल्कुल, ये ज्यादा आरामदायक जगह होती हैं। जैसे आपने कहा, आम वेटिंग एरिया से काफी अलग। यहाँ आपको अक्सर मुफ्त खाना पीना मिलता है, वाईफाई होता है, शांत माहौल। हाँ, चार्जिंग पॉइंट्स भी। हाँ, चार्जिंग पॉइंट्स, बैठने की अच्छी जगह। कुछ बड़े एयरपोर्ट्स पर तो आपको स्पा, मीटिंग रूम, यहाँ तक कि लाइब्रेरी जैसी फैसिलिटीज भी मिल जाती हैं। अच्छा। इनकी शुरुआत भारत में समझिए 1980 के दशक में हुई थी। एयर इंडिया ने शुरू किया था अपने बिजनेस या फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए। ओके, तो शुरू में ये सिर्फ प्रीमियम यात्रियों के लिए थे, फिर आम लोगों तक कैसे पहुंचे? इसमें क्रेडिट कार्ड्स का रोल आया क्या? सही पकड़ा आपने, बिल्कुल। जैसे जैसे लोगों की कमाई बढ़ी और खासकर क्रेडिट डेबिट कार्ड्स का चलन बढ़ा, तो बैंकों ने ऐसे एक तरीके की, आप कह सकते हैं, लॉयल्टी बेनिफिट की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। ये कार्ड स्वाइप कीजिए और लाउंज में एंट्री, ये काफी पॉपुलर हो गया। और यहीं पर ड्रीम फोक्स सर्विसेज की एंट्री होती है। ये कंपनी क्या करती है असल में? बिल्कुल, ड्रीम फोक्स जो 2013 में शुरू हुई, वो एक तरह की एग्रीगेटर कंपनी है। आप कह सकती हैं एक बिचौलिया। ये क्या करती है कि बैंकों को, कार्ड नेटवर्क्स को, जैसे मास्टर कार्ड, वीजा, और कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को एयरपोर्ट पर जो लाउंज चलाने वाली कंपनियां हैं उनसे जोड़ती है। तो ये खुद लाउंज नहीं चलाते? नहीं, वो खुद लाउंज के मालिक नहीं हैं। उनका अपना कोई लाउंज नहीं है। वो बस एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म चलाते हैं जिसके जरिए ये पूरा नेटवर्क मैनेज होता है। तो इनका दबदबा कैसे बन गया? मैंने सुना है मार्केट का बहुत बड़ा हिस्सा इनके पास था। हाँ, ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है। एक टाइम था जब भारत में जो कार्ड से डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस होता था, उस मार्केट का लगभग 95% हिस्सा ड्रीम फोक्स के पास था। 95%? जी हाँ, और उनका बिजनेस मॉडल बड़ा स्मार्ट था। एसेट लाइट कहते हैं इसे। मतलब खुद की प्रॉपर्टी में ज्यादा पैसा नहीं लगाया। और सबसे मजेदार बात, उनका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट यानी CAC, ग्राहक लाने का खर्चा। हाँ, ग्राहक लाने का खर्चा, वो लगभग शून्य था। 0। शून्य? हाँ, ये कैसे हो सकता है? उबर, स्विगी जैसी कंपनियां तो बहुत खर्च करती हैं ग्राहक लाने में। यही तो ट्रिक थी। ग्राहक लाने का काम असल में बैंक कर रहे थे या क्रेडिट कार्ड कंपनियां कर रही थीं। वो अपने कस्टमर्स को ये बेनिफिट दे रहे थे। ड्रीम फोक्स का काम बस ये था कि वो उस कस्टमर को अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए वेरीफाई करके लाउंज में एंट्री दिलवा दे। अच्छा। यात्री को तो अक्सर बस 2 रुपए जैसी छोटी सी रकम देनी होती थी कार्ड स्वाइप वेरिफिकेशन के लिए। हाँ, वो तो मैंने भी किया है। लेकिन पीछे बैंक हर विजिटर के लिए ड्रीम फोक्स को करीब करीब 990 रुपए का पेमेंट कर रहा था। 2 रुपए के बदले 990 रुपए। और इसमें से ड्रीम फोक्स कितना रखता था? अगर उनके बताए गए ऑपरेटिंग मार्जिन को देखें, जो करीब 11-13% था, तो वो हर विजिटर पर लगभग 100 या 110 रुपए कमा रहे थे। वो अपना हिस्सा रखकर बाकी पैसा लाउंज चलाने वाली असली कंपनी को दे देते थे। वाह। ये मॉडल सालों तक बहुत बढ़िया चला। ड्रीम फोक्स ने मार्केट पर पकड़ बना ली। और हाँ, जो लोग बिना कार्ड के आते थे, उनसे वो स्टैंडर्ड फीस लेते थे, जिस पर उनका मार्जिन और भी ज्यादा होता था। तो मतलब सब कुछ सेट था, बढ़िया चल रहा था। फिर बदलाव क्यों आया? जरूरत क्यों महसूस हुई? देखिए, 2 बड़ी वजह है। पहली, भारत का एविएशन मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, ये तो है। हम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बनने वाले हैं। आप सोचिए, साल 2000 में हमारे पास करीब 50 एयरपोर्ट थे। 2020 तक ये 153 हो गए और सरकार का प्लान था 2024 तक 100 और बनाने का। और वो उड़ान स्कीम भी है ना,
छोटे शहरों तक फ्लाइट्स पहुंच रही हैं। बिल्कुल, उड़ान स्कीम से रीजनल कनेक्टिविटी बहुत बड़ी है। तो मतलब ज्यादा लोग उड़ रहे हैं, ज्यादा एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। तो जाहिर है ज्यादा यात्री मतलब लॉन्च की डिमांड भी बढ़ेगी। एकदम। एक रिपोर्ट है HVS मंडे म्यूजिंग्स की। उसके मुताबिक 2022 में देश में करीब 54 एयरपोर्ट लाउंज थे। अनुमान है कि 2040 तक ये नंबर 204 तक पहुंच सकता है। बाप रे। और लाउंज इस्तेमाल करने वाले यात्रियों की संख्या भी देखिए। FY20 में ये करीब 7.5 मिलियन थी और अनुमान है कि 2030 तक ये 76.8 मिलियन हो जाएगी। ये तो जबरदस्त ग्रोथ है। हाँ, तो ये मार्केट बहुत बड़ा और आकर्षक बन गया है। ये पहली वजह। और दूसरी वजह? दूसरी बड़ी वजह है अडानी ग्रुप की एंट्री और उनकी अपनी रणनीति। हाँ, अब आते हैं अडानी ग्रुप पर। वो तो अब कई बड़े एयरपोर्ट चला रहे हैं, मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ। हाँ, मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलुरु, गुवाहाटी, जयपुर, तिरुवनंतपुरम, ये सब बड़े एयरपोर्ट्स अब अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड AAAHL ऑपरेट कर रहा है। और वो नवी मुंबई में एक बहुत बड़ा नया एयरपोर्ट भी बना रहे हैं। तो उनकी नजर सिर्फ फ्लाइट्स ऑपरेट करने पर नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका फोकस अब सिर्फ एरोनॉटिकल रेवेन्यू पर नहीं है। मतलब जो कमाई जहाज उड़ाने, लैंडिंग फीस वगैरह से होती है, वो अब नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू पर बहुत जोर दे रहे हैं। नॉन एरोनॉटिकल मतलब? रिटेल, दुकानें, होटल। हाँ, बिल्कुल। एयरपोर्ट पर जो दुकानें होती हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, होटल, ऑफिस स्पेस, पार्किंग, विज्ञापन, इन सब से होने वाली कमाई। अभी उनकी कुल कमाई का करीब 50% हिस्सा नॉन एरो से आता है। उनका लक्ष्य है कि 2030 तक इसे बढ़ाकर 70% कर दिया जाए। 70%? ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है। हाँ, और ये ग्लोबल ट्रेंड भी है। दुनिया भर के बड़े एयरपोर्ट्स अब खुद को सिर्फ ट्रांसपोर्ट हब नहीं, बल्कि एक तरह की मिनी सिटी या डेस्टिनेशन की तरह डेवलप कर रहे हैं। इसके लिए उनके प्लान्स क्या हैं? उन्होंने एक बड़ा प्लान बनाया है, करीब 20,000 करोड़ का सिटी साइड डेवलपमेंट प्लान। अच्छा। इसका मतलब है एयरपोर्ट के आसपास की जमीन पर कमर्शियल डेवलपमेंट करना। अच्छा। इसका सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 70%, मुंबई और खासकर नवी मुंबई एयरपोर्ट के आसपास खर्च होगा। नवी मुंबई एयरपोर्ट, जो शायद अक्टूबर 2025 तक चालू हो जाएगा, वो इस प्लान का सेंटर पीस है। वहाँ क्या बन रहा है? वहाँ करीब 240 एकड़ जमीन पर एक वॉकेबल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाने की योजना है। सोचिए, होटल होंगे, मॉल्स होंगे, बड़े बड़े ऑफिस टावर होंगे। ये सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट या ज्यूरिक के 10 सर्कल जैसे मॉडल से इंस्पायर्ड है। मतलब एयरपोर्ट के साथ साथ एक पूरा बिजनेस हब। बिल्कुल। मुंबई एयरपोर्ट पर तो जगह की कमी है, लेकिन नवी मुंबई में उनके पास जमीन भी है और कंसेशन एग्रीमेंट भी ऐसा है जो उन्हें ये करने की छूट देता है। उन्होंने हाल ही में जून 2025 में करीब $750 मिलियन का विदेशी कर्ज भी लिया है अपने 6 एयरपोर्ट्स पर रिटेल और F&B स्पेस को अपग्रेड करने के लिए। अच्छा, यहाँ एक और बात पता चली है। एक ऑनलाइन सोर्स है रैंक प्रो मीडिया, उसने कुछ दावा किया है 2018 के टेंडर्स को लेके। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स में ये बात कही गई है। दावा ये है कि 2018 में जब सरकार ने 6 एयरपोर्ट्स के निजीकरण के लिए टेंडर निकाले, तो कथित तौर पर एक शर्त कि बोली लगाने वाली कंपनी को एयरपोर्ट चलाने का पिछला अनुभव होना चाहिए, उसे हटा दिया गया था। अच्छा। हाँ, और ये दावा किया जाता है कि इस बदलाव से उन कंपनियों के लिए भी बोली लगाना मुमकिन हो गया जिनके पास पहले एयरपोर्ट चलाने का अनुभव नहीं था, और फिर वो सारे 6 टेंडर अडानी ग्रुप को मिले। देखिए, हम यहाँ किसी राजनीतिक पहलू पर कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, बस जो जानकारी सोर्स में है वो बता रहे हैं। समझ गया। ये कॉन्टेक्स्ट हो सकता है कि कैसे अडानी ग्रुप इतनी तेजी से एविएशन सेक्टर में फैला। हाँ, ये उनके इतने सारे एयरपोर्ट्स पर नियंत्रण पाने की कहानी का एक हिस्सा हो सकता है। ठीक है, तो अब सीन ये है, अडानी ग्रुप बड़े एयरपोर्ट्स चला रहा है, वो नॉन एरो कमाई बढ़ाना चाहता है और लाउंज इस कमाई का एक जरूरी हिस्सा है। तो यहीं से ड्रीम फोक्स के साथ टकराव शुरू होता है। एकदम सही समझ रहे हैं आप। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब अडानी ग्रुप फैसला करता है कि वो लाउंज बिजनेस में सीधे उतरेगा, मतलब बिचौलियों को, जैसे ड्रीम फोक्स को हटाकर। ओके। देखिए, तनाव तो कुछ समय से बन रहा था, लेकिन एक खास घटना हुई जिसने शायद इस आग में घी का काम किया। कौन सी घटना? ये बात है सितंबर 2024 की। अचानक ड्रीम फोक्स की सर्विस में कोई बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। अच्छा। हाँ, और इसका नतीजा ये हुआ कि देश भर में करीब 34 एयरपोर्ट्स पर 49 लाउंज एकदम से बंद हो गए। मतलब वो ड्रीम फोक्स के नेटवर्क के जरिए एक्सेसिबल नहीं रहे।
बाप रे, यात्रियों को तो बहुत दिक्कत हुई होगी। बहुत ज्यादा। हजारों यात्री जिनके पास वैलिड कार्ड थे वो लाउंज इस्तेमाल नहीं कर पाए। एयरपोर्ट पर काफी हंगामा भी हुआ होगा। ड्रीमफोक्स ने बाद में कहा कि ये एक अस्थायी बाधा थी और अडानी एयरपोर्ट्स पर इंटीग्रेशन की समस्या सुलझा ली गई है। लेकिन इसका असर तो हुआ होगा ना ऑपरेटर्स और बैंकों पर। बिल्कुल। इस घटना ने एयरपोर्ट ऑपरेटर्स, खासकर अडानी और जीएमआर जो दिल्ली एयरपोर्ट चलाते हैं, और बैंकों को ड्रीमफोक्स के सिस्टम और उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का एक बड़ा मौका दे दिया। उन्होंने ड्रीमफोक्स पर सर्विस लेवल एग्रीमेंट एसएलए के उल्लंघन का आरोप लगाया। सुनने में आया कि कुछ लाउंज ऑपरेटर्स ने कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दी। ये शायद एक तरह का टर्निंग पॉइंट था। और इसके बाद मामला शांत हुआ या और बढ़ा? मामला शांत नहीं हुआ बल्कि और गर्मा गया। जुलाई 2025 में अडानी एयरपोर्ट्स के जो सीईओ हैं अरुण बंसल, उन्होंने लिंक्डइन पर एक पोस्ट लिखी और उसका मैसेज बड़ा साफ था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने सीधे सीधे कहा, अब बिचौलियों की जरूरत नहीं। अच्छा, सीधे ड्रीमफोक्स पे निशाना? जो बिल्कुल। उन्होंने भारत की यूपीआई क्रांति का उदाहरण दिया। जैसे यूपीआई और फिनटेक कंपनियों ने पेमेंट्स में बिचौलियों को हटा दिया, वैसे ही अब यात्री सीधे अडानी के अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से, उनकी अडानी वन ऐप है या लाउंज वन नाम से कुछ, उससे लाउंज बुक कर सकेंगे। अच्छा, डायरेक्ट बुकिंग। हाँ, और उन्होंने ये भी लिखा कि आज के टेक्नोलॉजी की दुनिया में वही कंपनियां टिकेंगी जो खुद को बदलेंगी, बाकी खत्म हो जाएंगी। ये तो एक तरह से खुली वार्निंग थी ड्रीमफोक्स के लिए। इस पर ड्रीमफोक्स ने क्या कहा? उनकी तरफ से भी कुछ आया होगा? हाँ बिल्कुल। ड्रीमफोक्स की चेयरपर्सन है लिबर्था कलेट, उन्होंने पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि दो बड़े एयरपोर्ट ऑपरेटर्स, इशारा साफ तौर पर अडानी और जीएमआर की तरफ था, वो पिछले 2 साल से उन पर दबाव बना रहे हैं और उनके खिलाफ नेगेटिव पब्लिसिटी कर रहे हैं। अच्छा, ये तो गंभीर आरोप है। हाँ, और उन्होंने ये भी कहा कि ये ऑपरेटर्स आईसीआईसीआई और एक्सिस जैसे बड़े बैंकों पर भी दबाव डाल रहे थे कि वो ड्रीमफोक्स को छोड़ें और सीधे उनके साथ डील करें, और धमकी दी जा रही थी कि अगर बैंक ऐसा नहीं करते तो उनके कार्ड होल्डर्स को लाउंज में घुसने से मना किया जा सकता है। बाप रे, ये तो मतलब बिजनेस वॉरफेयर जैसा लग रहा है। बिल्कुल, ये सीधी लड़ाई है। एक तरफ एग्रीगेटर मॉडल है जो ड्रीमफोक्स चला रहा था, दूसरी तरफ एयरपोर्ट ऑपरेटर का डायरेक्ट कंट्रोल मॉडल है जो अडानी लाना चाह रहा है। ऑपरेटर्स चाहते हैं कि यात्री का अनुभव और उससे होने वाली कमाई दोनों पर उनका पूरा कंट्रोल हो, वो बीच में किसी तीसरे को नहीं चाहते। तो इस लड़ाई का फाइनल नतीजा क्या निकला? कौन जीता? नतीजा सामने आया अगस्त 2025 में। खबरें आईं कि अडानी डिजिटल सर्विसेज, एक और कंपनी सैमोलिना किचन्स जो शायद अडानी से ही जुड़ी है, और एनकैम हॉस्पिटैलिटी, ये एनकैम वही कंपनी है जो दिल्ली, हैदराबाद जैसे कई नॉन अडानी एयरपोर्ट्स पर भी लाउंज चलाती है। इन सब ने ड्रीमफोक्स के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए हैं। मतलब अडानी के एयरपोर्ट्स पे जो लाउंज थे वो अब ड्रीमफोक्स नेटवर्क से बाहर? हाँ, और एनकैम वाले थी। इनकी प्रभावी तिथियां सितंबर और नवंबर 2025 बताई गईं। ये तो बहुत बड़ा झटका होगा ड्रीमफोक्स के लिए। बहुत बड़ा। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ ही खबर आई कि आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक जो क्रेडिट कार्ड मार्केट में और लाउंज एक्सेस देने में बहुत बड़े प्लेयर हैं, उन्होंने भी ड्रीमफोक्स के साथ अपने अग्रीमेंट खत्म करने का फैसला किया है। अरे, बैंक भी हट गए? हाँ, ये ड्रीमफोक्स के लिए एक के बाद एक बड़े झटके थे। कंपनी ने खुद स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में माना कि इन घटनाओं का उनके ऑपरेशंस और फाइनेंस पर मटेरियल इम्पैक्ट यानी महत्वपूर्ण असर पड़ सकता है। जाहिर है, सबसे सीधा असर तो ड्रीमफोक्स पर ही पड़ा होगा। उनके बिजनेस पर, उनके शेयर प्राइस पर क्या हुआ? असर बहुत बुरा हुआ। ड्रीमफोक्स का शेयर प्राइस बुरी तरह गिरा। अगर हम अगस्त 2025 तक देखें तो साल की शुरुआत से उसमें लगभग 69% की गिरावट आ चुकी थी। 69%? हाँ, मतलब मार्केट ने इस खबर को बहुत नेगेटिव लिया। कंपनी का मार्केट कैप काफी कम हो गया। अब वो जाहिर तौर पर अपने इंटरनेशनल बिजनेस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और भारत में भी वो डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे रेलवे स्टेशनों पर या हाईवे पर लाउंज खोलने की बात कर रहे हैं। अच्छा, रेलवे स्टेशन पर भी लाउंज? हाँ, ये एक नया एरिया हो सकता है उनके लिए। उन्होंने कुछ इंटरनेशनल लाउंज ऑपरेटर्स के साथ भी पार्टनरशिप की है, जैसे रूस का ग्रे वॉल है या प्लाजा प्रीमियम ग्रुप। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि बिजनेस के नए रास्ते खोजें। एक और बात जो सुनने में आई थी कि बैंक अब लाउंज एक्सेस के लिए कार्ड पर मिनिमम स्पेंड की शर्त लगा रहे हैं।
उसका भी असर हुआ होगा ड्रीम फोक्स पर। हाँ, ये एक और बड़ा फैक्टर है जो ड्रीम फोक्स के बिजनेस को प्रभावित कर रहा है। पहले क्या था कि अगर आपके पास सही वाला प्रीमियम कार्ड है तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस मिल जाता था, चाहे आपने कार्ड ज्यादा इस्तेमाल किया हो या ना किया हो। हाँ, बस कार्ड होना काफी था। बिल्कुल। लेकिन अब कई बड़े बैंकों ने नियम बदल दिए हैं। अब आपको पिछले 3 महीने या कुछ तय समय में कार्ड से एक मिनिमम अमाउंट, मान लीजिए 5,000 रुपये या 10,000 रुपये खर्च करना होगा, तभी आप फ्री लाउंज एक्सेस के हकदार होंगे। तो इससे तो विजिट्स कम हुए होंगे। हाँ, ड्रीम फोक्स मैनेजमेंट ने खुद माना है कि इस बदलाव से शुरू में उनके लाउंज विजिट्स के वॉल्यूम पर और उनके मार्जिन पर भी दबाव पड़ा है। कम लोग क्वालिफाई कर रहे होंगे फ्री एक्सेस के लिए। तो ये उनके लिए एक और बुरी खबर है। शुरुआत में तो थी, लेकिन उनका ये भी कहना है कि अब सिचुएशन थोड़ी स्टेबल हो रही है। और मजे की बात यह है कि करीब 10 से ज्यादा बैंक ये मिनिमम स्पेंड वाला मॉडल लागू करने के लिए भी ड्रीम फोक्स के ही टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। तो उनका मानना है कि लंबी अवधि में ये शायद ठीक हो, क्योंकि इससे लाउंज में बेवजह की भीड़ कम होगी और जो असली यूजर हैं उन्हें बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन हाँ, इससे उनके बिजनेस का जो पहले वाला स्केल था वो जरूर कम हुआ है। चलिए अब आते हैं हम जैसे आम यात्रियों पर। हमारे लिए इन सब बदलावों का क्या मतलब है, हमें क्या करना होगा? देखिए, यात्रियों के लिए ये मिली-जुली स्थिति है। शुरू में थोड़ी कंफ्यूजन और परेशानी हो सकती है। हाँ, वो तो है। अब सबसे पहले तो अपने क्रेडिट कार्ड के नियम और शर्तें ध्यान से देखनी होंगी। क्या उस पर लाउंज एक्सेस है? अगर है तो क्या कोई मिनिमम स्पेंड की शर्त है? कितनी बार एक्सेस मिलता है? और सबसे जरूरी, कौन से लाउंज अब उस कार्ड पर वैलिड है? मतलब पहले चेक करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, हो सकता है जिस लाउंज में आप हमेशा जाते थे वो अब आपके कार्ड पर अवेलेबल ना हो, खासकर अगर वो अडानी एयरपोर्ट पर है या एनकेल्म का है। अडानी ग्रुप का कहना है कि यात्री अब सीधे उनकी अडानी वन ऐप से या वेबसाइट से या फिर एयरपोर्ट पर काउंटर से भी लाउंज एक्सेस खरीद सकते हैं। तो क्या इसे लाउंज में भीड़ कम होगी? कई लोग तो इसी बात से परेशान थे कि लाउंज बहुत भीड़ वाले हो गए थे। ये उम्मीद की जा रही है शॉर्ट टर्म में ऐसा हो सकता है। कुछ ऑनलाइन फोरम्स पर जैसे रेडिट पर लोगों ने शेयर भी किया है कि मिनिमम स्पेंड वाली शर्तें लगने के बाद कुछ लाउंज थोड़े कम भीड़ वाले लगने लगे हैं। अच्छा। जनवरी से मार्च 2024 के बीच लाउंज विजिट्स में थोड़ी गिरावट भी देखी गई थी। लेकिन देखिए, लंबी अवधि में क्या होता है ये कहना मुश्किल है। अगर ऑपरेटर्स अपनी डायरेक्ट बुकिंग को बहुत पुश करते हैं तो भीड़ वापस बढ़ भी सकती है। और सुविधाओं का क्या? ऑपरेटर्स कह रहे हैं कि अब डायरेक्ट कंट्रोल है तो एक्सपीरियंस बेहतर होगा। हाँ, ऑपरेटर्स का दावा तो यही है कि अब बिचौलिया हट गया तो वो सीधे कस्टमर की जरूरतें समझ सकते हैं और उन्हें बेहतर, ज्यादा पर्सनलाइज्ड सर्विस दे सकते हैं। शायद कुछ एक्सक्लूसिव ऑफर भी लाएं। अडानी का कहना है कि उनका लक्ष्य वर्ल्ड क्लास और स्मूथ एक्सपीरियंस देना है। लेकिन ये दावे कितने जमीनी हकीकत में बदलते हैं ये तो समय ही बताएगा। एक्सपीरियंस बेहतर होता है या बस एक्सेस का तरीका बदल जाता है, ये देखना होगा। जो कुछ यूजर्स ने उठाई है उनका कहना है कि पहले जैसे एक प्रायोरिटी पास या ड्रीम फोक्स का कार्ड होता था जिससे कई जगह एक्सेस मिल जाता था, जैसे एक नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन। हाँ, एक पास कई लाउंज के लिए। बिल्कुल। लेकिन अब शायद ऐसा हो कि हर बड़े एयरपोर्ट ऑपरेटर का अपना अलग लॉन्च एक्सेस प्रोग्राम या ऐप हो, जैसे अडानी का लॉन्च वन या लॉन्च की जैसा कोई और। तो जैसे अब हमें नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार सबके अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने पड़ते हैं, कहीं वैसा ही लाउंज के साथ ना हो जाए। हाँ, ये एक चिंता है। क्या इससे यात्रियों के लिए विकल्प बढ़ेंगे या बस कंफ्यूजन और खर्चा बढ़ेगा, ये अभी देखना बाकी है। ये तो हुई यात्री की बात, लेकिन अगर हम थोड़ा और बड़ा सोचें तो ये सिर्फ अडानी और ड्रीम फोक्स की लड़ाई नहीं है। ये एयरपोर्ट बिजनेस में एक बड़े बदलाव का इशारा है ना? बिल्कुल सही। आप इसे आइसोलेशन में नहीं देख सकते। ये एक बड़े ग्लोबल ट्रेंड का हिस्सा है। एयरपोर्ट ऑपरेटर्स अब सिर्फ रनवे और टर्मिनल बिल्डिंग चलाने वाले नहीं रहना चाहते। वो क्या बनना चाहते हैं? वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके यात्री के पूरे अनुभव को कंट्रोल करना चाहते हैं और उससे पैसा कमाना चाहते हैं, खासकर नॉन एरो रेवेन्यू से। पूरी दुनिया में लाउंज बदल रहे हैं। अब सिर्फ सोफा और समोसे वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहा। तो क्या आ रहा है नया? अब लाउंज में वेलनेस एरिया बन रहे हैं, स्पा, जिम, योगा रूम, डिजिटल कंसियर्ज सर्विस आ रही है। एआई का इस्तेमाल करके आपको पर्सनलाइज सुझाव दिए जा सकते हैं। खाने पीने में लोकल चीज़ों पर जोर दिया जा रहा है। सस्टेनेबल मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है डिज़ाइन में। बायोमेट्रिक एक्सेस की बात हो रही है। वाह, मतलब लाउंज एक्सपीरियंस काफी बदलने वाला है। हाँ, और भारत में भी यही हो रहा है। अडानी का ये कदम इसी दिशा में है। वो एयरपोर्ट को सिर्फ एक जगह नहीं मानते,
जहां से आप फ्लाइट पकड़ते हैं, बल्कि वो उसे एक एक्सपीरियंस, एक डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं। और लाउंज उस एक्सपीरियंस का एक अहम हिस्सा है। तो ये सब सुनकर सवाल उठता है कि आखिर इस पूरे खेल में, इस बदलाव में फायदा किसका हो रहा है? कौन है बेनिफिशियरीज? देखिए, सबसे पहले और सबसे साफ तौर पर तो एयरपोर्ट ऑपरेटर्स ही हैं, जैसे अडानी, GMR या एनकैम जैसी कंपनियां जो लाउंज चलाती हैं। उन्हें क्या फायदा है? उन्हें अब लाउंज बिजनेस पर ज्यादा कंट्रोल मिल रहा है। वो सीधे कमाई कर सकते हैं, बिचौलिए का कमीशन बच रहा है, वो अपना ब्रांड बना सकते हैं, सीधे कस्टमर से जुड़ सकते हैं, उनका डेटा समझ सकते हैं। ये उनके लिए बड़ा फायदा है। और बैंकों के लिए उनका क्या? बैंकों के लिए भी शायद फायदा हो। अब उन्हें ड्रीम फोक्स जैसे एग्रीगेटर को हर विजिट पे कमीशन नहीं देना पड़ेगा। वो सीधे ऑपरेटर्स के साथ डील कर सकते हैं, शायद बेहतर रेट्स पर। हो सकता है वो ये बचत ग्राहकों को पास ऑन करें या अपना मार्जिन इंप्रूव करें। और हम यात्री, क्या हमें अंत में फायदा होगा? लंबी अवधि में अगर ऑपरेटर्स वाकई बेहतर सर्विस देते हैं जैसा वो वादा कर रहे हैं, तो हाँ, फायदा हो सकता है। शायद लाउंज कम भीड़ वाले हों, ज्यादा अच्छी सुविधाएं मिलें, ज्यादा पर्सनलाइज्ड अनुभव हो। और कंपटीशन बढ़ने से हमेशा इनोवेशन आता है, तो वो भी एक पॉजिटिव बात है। लेकिन ये सब अगर पर टिका है। लेकिन क्या इसका कोई डाउनसाइड भी है? कोई खतरा, जैसे मोनोपोली या एकाधिकार की चिंता? हाँ, ये चिंता बिल्कुल जायज़ है और कुछ लोगों ने खासकर ऑनलाइन फोरम्स पर इसे उठाया भी है। डर ये है कि जब अडानी जैसे बहुत बड़े प्लेयर सीधे इस बिजनेस में उतरते हैं, तो वो अपनी मार्केट पावर का इस्तेमाल करके ड्रीम फॉल्क्स जैसी एग्रीगेटर कंपनियों को या जो छोटे इंडिपेंडेंट लाउंज ऑपरेटर्स हैं, उन्हें बिजनेस से बाहर कर सकते हैं। मतलब कंपटीशन खत्म होने का डर। हाँ, क्या इससे लंबे समय में चॉइस कम हो जाएंगी और कीमतें बढ़ जाएंगी? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर नजर रखनी होगी। जब एक ही बड़ा प्लेयर ज्यादातर लाउंज कंट्रोल करने लगे, तो वो अपनी शर्तें तय कर सकता है। इसलिए एक हेल्दी कंपटीशन बना रहना बहुत जरूरी है। संतुलन साधना होगा। तो चलिए आज की चर्चा को समेटते हैं। हमने देखा कि कैसे भारत का एयरपोर्ट लॉन्च मार्केट एक बड़े, आप कह सकते हैं, भूकंप जैसे बदलाव से गुजर रहा है। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ ड्रीम फोक्स है, जो सफल एग्रीगेटर मॉडल पर बनी थी और मार्केट पर जिसका दबदबा था, और दूसरी तरफ अडानी जैसे शक्तिशाली एयरपोर्ट ऑपरेटर्स हैं, जो अब बिचौलियों को हटाकर सीधा कंट्रोल चाहते हैं। बिल्कुल। और इसके पीछे कई कारण हैं। नॉन एरो रेवेन्यू बढ़ाने की भूख, यात्री अनुभव पर पूरा नियंत्रण पाने की इच्छा और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सिस्टम को बदलने का एक ग्लोबल ट्रेंड भी है। और यात्रियों के लिए, जैसा हमने बात की, इसके नतीजे मिले जुले हो सकते हैं। उम्मीद है बेहतर सुविधाओं की, लेकिन साथ ही एक्सेस के नियमों में बदलाव और शुरुआत में थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति भी है। सही कहा। जाते जाते मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। अडानी ग्रुप ने इस बदलाव की तुलना फिनटेक क्रांति से की, UBI से की, जहां बिचौलियों को हटाया गया। क्या आपको लगता है कि ये बिचौलियों को हटाने का ट्रेंड एयरपोर्ट की दूसरी सेवाओं तक भी जाएगा? जैसे क्या कल को टैक्सी बुकिंग, रिटेल शॉपिंग, यहां तक कि खाना पीना भी सीधे एयरपोर्ट ऑपरेटर के ऐप से ही होगा? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। या फिर क्या यात्री आखिर में ड्रीम फोक्स जैसे किसी एक सिंगल एग्रीगेटर की सिंप्लिसिटी को ही मिस करेंगे और पसंद करेंगे, भले ही उसे ऑपरेटर्स का कंट्रोल थोड़ा कम हो जाए? ये सोचने वाली बात है। आगे क्या होता है? बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि इंडस्ट्री किस तरफ जाती है। चलिए, आज की इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है सुनने वालों को इस बदलते हुए एयरपोर्ट लाउंज के नज़ारे की एक साफ तस्वीर मिली होगी। मुझे भी बात करके बहुत अच्छा लगा। अब हमें इजाजत दें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। होस्ट स्पीकर एंड एक्सपर्ट स्पीकर। जय हिंद।